गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज पावर शेयरिंग, और ये उसका कंटिन्यूस सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा प्यारे बच्चों, हम इसमें डेमोक्रेसी में बोथ द कंट्रीज आर डेमोक्रेसी, जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में उनकी एथनिक कंपोजिशन को जानने की कोशिश की थी, और हमने देखा जो यूरोपियन जो कंट्री है दैट इज बेल्जियम, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, तो वहां की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। सेम वे सेम सिचुएशन वी हैव सीन अ कंट्री फ्रॉम एशिया ऑल्सो, और उस जो एशिया महाद्वीप में जो कंट्री है दैट इज श्रीलंका, उसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी काफी जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है। तो हमने सिर्फ उनकी एथनिक कंपोजिशन देखी थी लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चों कि हमने इसका एक बेस बनाने की कोशिश की थी। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका ने अपनी उस एथनिक कंपोजिशन को कैसे मैनेज किया और उसको फ्रूटफुल तरीके से कैसे उसने अचीव किया, या उसको सही तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाए और उसका जो रिजल्ट निकला वो बहुत ही भयावह निकला, बहुत ही डेंजरस उसका रिजल्ट रहा श्रीलंका के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं साथ में आपको एक चीज बता देता हूं कि मेरी कोशिश ये है कि जो भी आपको, क्योंकि आप जो मैं आपको बता रहा हूं या आप बुक से पढ़ के वैसे भी समझ सकते हैं ना, इसके लिए आपको आई होप कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप खुद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि हाउ वी लर्न साइमल्टेनियसली, है ना। तो आई हैव ट्राइड टू मेक, जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करना, दैट इज आई थिंक, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो आपको स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, जैसे हमने देखा था कि एक एक चैप्टर को उसमें कुछ हमने फॉर्मूलाज बनाए थे, इकोनॉमिक्स में उसकी सच कोई जरूरत नहीं है, बट इन सिविक्स ऑल्सो देयर इज सम नीड ऑफ फॉर्मूलाज, जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ सकें और हमारे लंबे समय तक वो रिटेन रहे, और जब भी हम उसको लिखना चाहें तो हमारे माइंड में वो पिक्चर बनते रहे, राइट। तो आज उसी तरीके से हम देखेंगे कि श्रीलंका ने जो एथनिक कंपोजिशन थी, जहां पे सिन्हाला 74% थे, 18 तमिल्स थे, वो फर्दर दो डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइडेड थे, उसको जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, मैंने कोशिश की है कि आपकी बुक का एक भी लाइन मिस ना हो, क्योंकि 1 मार्क के इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल और वो मतलब बीच में से ही पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर वो पूछ लें कि यहाँ पे इतने 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं ब्रुसेल्स में, क्या ये सही है या गलत है। तो जब हम इन चीजों को सही से समझ लेते हैं तो जो हमारे 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वी हैव टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, और वो 80 आउट ऑफ 80 तभी आ सकते हैं जब हमारे पास 20 मार्क्स के 1 मार्क के जो हमारे जो क्वेश्चन है 20, जब हम उनको अचीव कर लेंगे। तो माई मोटिव ऑलवेज फॉर माई स्टूडेंट्स इज कि उस 20 मार्क्स में से उसके नंबर नहीं कटने चाहिए, एंड मैथ, है ना, वो तो फ्री का होता ही है। तो आज का हम ये स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों अबाउट श्रीलंका। जब हम श्रीलंका की बात करेंगे तो उसके लिए हमें पहले एक चीज सुननी है, समझनी है, उसको याद करने की कोशिश करनी है। आई एम डफर एंड पीला, पीला मतलब पीला येलो, है ना। आई एम डफर एंड पीला, ठीक है। एज अ रिजल्ट SLS बट डिनाइड ऑलवेज, सो ये मतलब इस पूरा उसका वो है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम डफर, रेड कलर से, है ना, पीला, राइट। फिर हमने देखा एज अ रिजल्ट SLS बट ऑलवेज डिनाइड, सो 1 2 3 4 5, और साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है और जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए आगे के लिए भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज अबाउट LTTE, कैसे इसका स्टार्ट हुआ था, क्या आगाज हुआ था इंडिया का, क्या इसमें रोल था, सो दैट कि हमें LTTE के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रहे। तो जैसे मैंने कहा है कि जब हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना है क्या, आई एम डफर, पीला, है ना। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज दिस आई एम डफर। स्पेलिंग आप ध्यान से देखें, I and M, है ना। I फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947, आई एम वेरी सॉरी, और श्रीलंका आजाद हुआ हमारे से एक साल बाद, दैट इज 48, राइट। तो 48 में आई फॉर इंडिपेंडेंट 1948, एम फॉर मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हिंदू जो है मेजोरिटी में, तो जब अगर हिंदू मुस्लिम्स को या सिख्स को या अगर उनको डोमिनेट करेंगे या अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन, है ना। उसके लिए अपनी मतलब उस एथनिक कंपोजिशन के लिए अपने, जैसे हिंदू की अगर मैं बात करूं तो वो अगर अपने लिए सब कुछ कर रहा है तो वो जो होता है उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन, राइट। तो आपको पता है सिन्हालास जो है वो 74% थे श्रीलंका में, तो इस हिसाब से इन्होंने कौन सा स्टेप उठाया, इंडिपेंडेंट हुई जो सिन्हालास थे वहां पे, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे तो उन्होंने मेजोरिटेरियन
जो है कि भाई मतलब वो ज्यादा है तो वो अपना ही शासन या अपने तरीके से रूल चलाएंगे। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, डी फॉर डोमिनेंस। उन्होंने क्या किया, जो तमिल्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन सबको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और वो डोमिनेट कैसे शुरू किया उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे। ए फॉर एक्ट एक हुआ था बेटा, 1 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1956 में, राइट, 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था कि सिन्हाला विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, अदरवाइज पहले तमिल भी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या स्टेप उठाया, मेजोरिटेरियन है ना, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो एक्ट कौन सा है ये, 1956, जिसमें उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया, सिर्फ सिन्हालीज को, राइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मतलब डोमिनेंस, और फिर एक्ट ऑफ, ए फॉर एक्ट ऑफ 1956। फिर आप देखेंगे फेवर इन जॉब्स। तो क्या हुआ कि अब जैसे अगर उनकी डोमिनेंस है तो वो क्या है कि अपने ही लोगों को, अपने ही जाति के लोगों को वो मतलब जॉब्स में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, स्टूडेंट्स, तो उसमें उन्होंने उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से सेफ गार्ड किया हुआ था, उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था कि भाई आप ही को मिलेगी, बाकी तमिल्स को वो पूरी कोशिश करते थे कि उनको कोई भी जॉब ना मिले। तो इसलिए क्या हुआ, फेवर इन जॉब्स, है ना। एफ, आर फॉर रिलीजन, उन्होंने कौन सा मतलब बोला कि स्टेट कौन से रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, वो करेगा बुद्धिज्म को, क्योंकि हमने देखा था जो सेनालीज हैं वो किसको कौन से धर्म को मानते हैं, वो मानते बुद्धिज्म को। तो इससे क्या हुआ, जो मतलब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, जो मेजोरिटेरियन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो किस तरीके से उसने तमिल्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप की लैंग्वेज भी अपनी ऑफिशियल कर दी, जॉब्स में हर जगह उन्होंने अपनी लोगों को बढ़ावा दिया। फिर हम देखते हैं रिलीजन को भी उन्होंने यानी कि बिल्कुल एलिनिएटेड कर दिया, बिल्कुल अकेला कर दिया, आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया बिल्कुल तमिल्स को या जो क्रिश्चियंस थे। तो इससे क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब जब ये सब ये कर रहे थे तो इनके ऊपर क्या बीत रही थी, यानी कि आपका एक क्वेश्चन तो बन सकता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इसमें आई एम डफर। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि जब ये सब हो रहा था तो उस समय जो तमिल्स थे या क्रिश्चियंस थे उनको कैसा लग रहा था, स्पेसिफिकली फॉर तमिल्स, उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनको पॉलिटिकल राइट में इक्वालिटी नहीं मिल रही थी जिस तरीके से आपने देखा। और एक बिल्कुल सिंपल चीज ये है प्यारे बच्चों, जब अगर आपको ये याद हो गया ना, तो इस अगर आपने एक टॉपिक याद कर लिया इसका श्रीलंका से रिलेटेड, आफ्टर एथनिक कंपोजिशन, वो आपको दोनों की याद करनी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद आपको अगर ये 5 पॉइंट्स भी याद हो गए तो आप इन्हीं से मतलब इसी का अपोजिट करके कि वो ऐसा फील कर रहे थे, ये कर रहे थे, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी बुक में कोई चीज मिस ना हो इसलिए मैंने अलग से लिखा। तो इनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था, P4 पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था। इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट थे है ना, उनको इग्नोर किया जा रहा था। जो भी वो चाह रहे थे, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को भी कहीं ना कहीं मतलब इग्नोर किया जा रहा था। और इससे वो क्या फील कर रहे थे, जैसे कि अपने ही घर पे जब कोई अकेला फील करता है कि यार मैं तो शायद अब यहाँ का मतलब मेंबर ही नहीं रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि उनके ऊपर मतलब बहुत ही अत्याचार हुए। और जब एक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होते हैं तो प्यारे बच्चे वो मतलब हाथ में उन्होंने चूड़ियां नहीं डाली होती है, तो वो दूसरी की भी कहीं ना कहीं आक्रोश में आके या दुख में आके परेशान होके वो दूसरी जो कम्युनिटी जो उसको परेशान कर रही है वो उसके ऊपर भी अटैक बैक करती है। और ऐसा ही कुछ हमारे हम देखेंगे कि श्रीलंका में भी हुआ। तो ये आपने देखा कि उनके साथ क्या रहा था, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनकी इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा था, उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया उन्होंने, उनके कल्चर को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब कारण की वजह से वो एलिनिएटेड फील कर रहे थे। तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि व्हाई द श्रीलंकन तमिल्स वर फीलिंग एलिनिएटेड, है ना, तो उसमें ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। अदरवाइज इसका भी है क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को मतलब ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, कि अगर आपको ये याद भी नहीं है तो इसी को आप इसमें करेंगे तो द थिंग्स विल बी सेम। लेकिन आपकी बुक में अलग से दिया हुआ है। तो क्या हुआ जब ये सब चल रहा था उनके साथ, तो एज अ रिजल्ट SLS, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि अब कंफ्लिक्ट होना जरूरी था। जैसे मैंने बताया कि अगर हम किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे तो वो भी कभी ना कभी तो रिवर्ट बैक करेगा। तो उससे क्या हुआ, सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रेन्ड रिलेशन हो गए उनके बीच में, मतलब बिल्कुल मारने मराने वाले, जैसे हमने 1948 में हिंदू और मुस्लिम्स में देखे थे किस तरीके से मारकाट हुई थी, आपने जरूर उसके बारे में सुना होगा। तो इससे क्या हुआ, जब इतना रिलेशन खराब होने लगे तो आपको आई होप कि उसकी लोकेशन याद है कि हम देखें पूरा अगर श्रीलंका है तो ये वाला जो पूरा रेड वाला एरिया, तो तमिल्स की संख्या भी कोई कम नहीं है।
तो उन्होंने क्या अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू की, उन्होंने अपना स्ट्रगल करना शुरू किया कि भाई अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो जब इन्होंने पार्टीज को लॉन्च किया, कि इन्होंने तमिल्स में स्ट्रगल फॉर, ये मैंने रेड कलर से लिखा है, रीत जॉब्स, है ना। रीत जॉब्स को मैं कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन एक बहुत ही प्यारी मेरी स्टूडेंट रही है लास्ट ईयर रीत, और मतलब सभी बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रीत जो है वो, ताकि उससे मैं इसको कनेक्ट कर सकूं, और आप काफी बच्चे रीत को जानते होंगे, और मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि एसएसटी में शी विल गेट 100 आउट ऑफ 100। देयर आर मेनी अदर्स आल्सो स्टूडेंट्स हु विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मींस 20 and 80। तो लेकिन फॉर मतलब शी इज वन ऑफ द, शी नो हाउ टू राइट आंसर्स आल्सो, है ना, मतलब कि किस तरीके से उसको ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट जो भी मतलब अगर उसको बताया गया तो उसने उसको बखूबी लिखा है। तो मैं आज आपको ये दावा कर रहा हूं, जैसे रिजल्ट आएगा 10th का, मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा रीत के मार्क्स, है ना। तो रीत के एंड और भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करूंगा मैं उनके मार्क्स भी डालने की। तो मैं ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ये ना सोचे कि मैं बायस्ड हूं, कि मैं सिर्फ किसी एक के लिए, लेकिन जो चीज अच्छी है उसको हमें अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो रीत से क्या है, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी उनको, स्ट्रगल फॉर रीत एंड जॉब्स, है ना। रीत मैंने शॉर्ट फॉर्म अगेन, आर फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, इक्वालिटी, एजुकेशन, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, है ना। तो किसके लिए स्ट्रगल किया उन्होंने, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, इक्वालिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो उनकी रीजनल, जो यानी कि ये वाली जो नॉर्थ और जो ईस्ट वाला पार्ट है, इसकी ऑटोनॉमी, कि भी उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। लेकिन ये सब बट ऑलवेज डिनाइड। तो ये सब चीजें कभी भी सिन्हाला जो गवर्नमेंट थी, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, उसने कभी भी इस चीज को मतलब एक सही तरीके से नहीं लिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1980s में, है ना, 80s में, यानी कि जो डिकेड है, वहां पर कुछ लोगों ने मतलब एक अपना संगठन बना लिया, जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, दैट इज एलटीटीई। उसमें आपको जो कुछ एक नाम याद रखना है, विल्लू पिल्लई प्रभाकरण, है ना। तो वो बहुत ही डायनेमिक, उनको आप अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत बुरा भी कह सकते हैं, उसके मिक्स हम देखेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा। 80s में, अब जब 1980s जब आए प्यारे बच्चों, तो इन्होंने क्या करा कि अब इन्होंने कहा भी हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, अब हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। जैसे हम भारत के उसमें देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि जैसे हम डोमिनेंट स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन नेहरू ने कहा कि सुभाष और नेहरू ने बोला कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब इन्होंने क्या डिमांड रख दी, तमिल एलम की, एलम बोलते हैं प्यारे बच्चों स्टेट यानी कंट्री, है ना, एक तमिल एलम की उन्होंने डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अब वो और भी ज्यादा उग्र हो गए और वो फोकस्ड हो गए कि अब हम ऑटोनॉमी नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे एक इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। 80s में स्टार्ट हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ, एक सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर कहीं पे भी आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, सिविल वॉर आप देखेंगे कि सिविल वॉर कहते हैं जब देश के गवर्नमेंट के अंदर ही एक पक्ष और दूसरा पक्ष अंदर ही जब उनकी लड़ाई होती है, तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर। जब किसी फॉरेन कंट्री से जब हमारा युद्ध होता है तो वो दैट इज मतलब वॉर। लेकिन सिविल वॉर किसको बोलते हैं, जब हम विद इन अ कंट्री, जब हमारी मतलब गवर्नमेंट के साथ या किसी भी दो पक्षों के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो इसके कारण क्या हुआ कि सिविल वॉर क्रिएट हो गया। प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट डाटा है 89,000, मतलब जो रिकॉर्ड में है, लोगों को मार दिया गया दोनों कम्युनिटी से, है ना। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ की पॉपुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं एज कंपेयर टू इंडिया और हरियाणा से, जब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर यानी कि 89,000 लोगों को मार दिया गया। वो एक कम्युनिटी से तो होंगे नहीं, दोनों कम्युनिटी से होंगे। और इसके कारण लगभग 80 लाख पीपल को अपना श्रीलंका को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में एज अ प्लांटेशन वर्कर या एज अ रिफ्यूजी उनको मतलब छोड़ना पड़ा अपना देश, है ना। तो क्या हुआ, बट ऑलवेज डिनाइड, जिसके कारण 80s में डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्या, सेपरेट तमिल एलम, और सिविल वॉर की सिचुएशन होगी वहां पे, और इतने लोग मरे और लगभग 8 lakhs ऑफ पीपल ने कंट्री को लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एथनिक कंपोजिशन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, इस वजह से श्रीलंका को ये दशा देखनी पड़ी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखेंगे कि आपके लास्ट में
पेज नंबर 4 के यहाँ पे जब आप देखेंगे, और आपने पढ़ा भी इकोनॉमिक्स में, हमने इसको पढ़ा है कि श्रीलंका जो है उसकी जब हम HDI देखते हैं, बर्थ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो भारत से अच्छी है, नेपाल से अच्छी है, मतलब वो जो नेबरिंग कंट्री उसमें सबसे अच्छी है। तो अब इस सिचुएशन को कंपेयर करो, तो आप देखेंगे, यहां मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10 अबाउट श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो ये सारी चीजें हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आघात लगा है इसके कारण। ठीक है, तो हम एक तरफ वो भी देख रहे हैं और हमने अब इसके बैकग्राउंड और स्टिल प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको नाम बताया था एलटीटी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन, लिबरेशन यानी आजादी, टाइगर्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। एलम की स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे बेटा, ई और फिर एक और ई, 2 ई है, फिर LAM, एलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम। ये जो है ये वेलुपिलाई प्रभाकरण, वेलुपिलाई प्रभाकरण जो है एक बहुत ही मतलब डायनामिक, जैसे आप हिटलर को आप अगर देखें तो उसको तारीफ करने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे और उनके अगेंस्ट में भी करने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि वो बड़े दमदार व्यक्ति थे। तो जब ये सारी हालात घट रही थी, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर जब इतने अत्याचार कर रही थी, तो वहां से एक नेता उभर कर आया जिसका नाम था वेलुपिलाई प्रभाकरण। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1954 में। हमारे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनसे 4 साल छोटे थे ये, और 2009 में इनको मार दिया गया था। लेकिन इनकी जो एलटीटी है, मतलब मेरी ख्याल में नहीं, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि दुनिया की सबसे भयंकरतम ऑर्गेनाइजेशन में एक थी, और इसके पास भी अच्छा पैसा था। अब तो खैर ISIS का इसमें नाम है, लेकिन उन्होंने जितने हाई प्रोफाइल्स डेथ की है, एसेसिनेशन किया है, जिनको मरवाया है, इससे ज्यादा कोई भी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को या स्टेट्समैन को मरवाया हो। तो इन्होंने, जैसे आपको पता है कि राजीव गांधी 1991 में जो उनको मतलब मरवाया गया था, वो एलटीटी ही ने मरवाया था। उनके बाद इन्हीं का, श्रीलंका का ही जो उस समय प्रेसिडेंट थे राणा सिंह है प्रेमदास, 93 में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको भी मरवाया। और इसके अलावा वहां के MPs, वहां के मेयर्स, वहां पे जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे फॉर प्रेसिडेंट, उनको भी मरवाया। लगभग 300 हाई प्रोफाइल डेथ इन्होंने करवाई है, और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एलटीटी को इसका तमगा इसको मिल चुका है ना, कि बहुत ही ज्यादा आप देख रहे हैं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, अपने ही देश के राष्ट्रपति को, और बहुत सारी हाई प्रोफाइल MPs, MLA, काफियों को उन्होंने मरवाया। तो जैसा मैंने आपको बताया 1954 में इनका जन्म हुआ, कोई जरूरी नहीं है आपको याद करना, लेकिन फिर भी 2009 में इनको मरवा दिया गया, इनकी पूरी फैमिली को। और इंडिया का रोल क्या था प्यारे बच्चों, जब ये सब चल रहा था, क्योंकि इंडिया नेबरिंग कंट्री है, तो शुरू में तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो एलटीटी के साथ थी, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी, है ना, और काफी सपोर्ट किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, श्रीलंकन गवर्नमेंट या और चीजों में जब खुद ऐसा लगा, तो वो क्या हुआ कि श्रीलंका की गवर्नमेंट की तरफ बाद में वो सपोर्ट करने लगी। जो वेलुपिलाई प्रभाकरण था वो भारत से अच्छा इन्फ्लुएंस था, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इनसे बहुत इन्फ्लुएंशियल था। उन्होंने एक बार कहा भी था 1984 के आसपास, 1954 में इनका जन्म हुआ और 84 के आसपास, और उसी साल इनकी शादी हुई थी, कि जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं मतलब कभी भी इनके हाथ में नहीं आऊंगा, मैं खुद मरना पसंद करूंगा। और आप देखेंगे 2009 में जब इनकी डेथ हुई तो ऐसा कहा जाता है कि इनको मारा गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी है कि इन्होंने सेल्फ अपने आप को ही किल कर लिया था, जिंदा उनके हाथ में नहीं आए थे। लेकिन इनकी एयर बेस, नेवल बेस, है ना, मतलब बहुत ही बड़ा इनका अच्छा खासा एक नेटवर्क था, जो अपनी ही मिलिट्री इनकी थी। तो कभी आप इनको गूगल में आप इनकी शक्ल देखना, बहुत ही आपको लगेगा कि एक अजीब सी अच्छी पर्सनैलिटी है या बुरी है, वो हम इतिहास पे छोड़ देते हैं, लेकिन आप अपना जरूर इसमें एक मूल्यांकन करना। तो इंडिया ने कैसे पहले उस एलटीटी को सपोर्ट किया और बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिसके कारण एलटीटी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हमारे जो राजीव गांधी है उनको मौत के घाट उतार दिया, राइट। तो इसके अलावा भी काफी एसेसिनेशंस इन्होंने किए हैं। तो एलटीटीई के बारे में मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1976 में फाउंडेड हुई थी, आप देखेंगे 1976 बाय वेलुपिलाई
राइट, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था 76 में। तो हमें जो इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, आई एम डफर, है ना। तो इसमें 48 में आजाद हुआ, राइट, 56 में उन्होंने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज कर दी, राइट। फिर हम इसके अलावा 76 देखते हैं जो आपकी बुक में नहीं है वैसे, तो फाउंडेड हुई एलटीटी 76 में। और हम फिर उसके बाद क्या देखते हैं, 80s में सेपरेट तमिल इसका लीडर, ये जो भी आप देख रहे हैं इन सब का मेन लीडर कौन था, वेलुपलाई प्रभाकरण, ठीक है, जिनको 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मार दिया। तो मैं ऐसा समझता हूं प्यारे बच्चों की शायद आप श्रीलंकन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स उठाए उसको मैं आपको शायद थोड़ा सा समझाने में कामयाब हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं इस तरीके से जो आपके साथ में फॉर्मूलाज जो चल रहे हैं इट इज गुड और आई हैव टू चेंज समथिंग। बेटा मैं आपको फिर एक चीज कहना चाहता हूं कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई स्टूडेंट्स। तो अगर आपको लगता है कि सर आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कराओ, तो आई एम रेडी टू फॉर एनी टाइप ऑफ सजेशन, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।